नमस्कार विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आपका स्वागत है। पूर्व में हम कवि सेनापति के काव्य सौंदर्य के विषय में पढ़ चुके हैं। आज हम सेनापति के श्लेष वर्णन के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं सेनापति का श्लेष वर्णन की क्या क्या विशेषताएं रही है। रीतिकालीन कवियों में कवि सेनापति श्लेष सौंदर्य के लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। श्लेष एक शब्दालंकार है जिसमें एक ही शब्द के दो अर्थ निकलते हैं। श्लेष अलंकार दो प्रकार का माना जाता है, एक शब्दगत श्लेष और दूसरा अर्थगत श्लेष। हिंदी साहित्य में शब्दगत श्लेष अलंकार का ही अधिकतर प्रयोग हुआ है। इस कारण सेनापति जी ने भी शब्द श्लेष की ओर ही विशेष ध्यान दिया है। यही कारण है कि अर्थगत श्लेष का कोई भी स्वतंत्र उदाहरण उनके ग्रंथ कवित्त रत्नाकर में नहीं मिलता है। सेनापति को शब्दगत श्लेष तो इतना प्रिय था कि उन्होंने अपने ग्रंथ कवित्त रत्नाकर की पहली तरंग में ही अपनी श्लिष्ट रचनाओं को रखा है। वास्तव में सेनापति अपनी कविता में मौलिकता रखना चाहते थे। उनका कहना था कि अधिकांश कवि भावों की चोरी कर लेते हैं, अतः उन्होंने अपनी कविता को इस तरह की चोरी से बचाने के लिए ही श्लेष सौंदर्य का सहारा लिया है। श्लेष अलंकार के प्रयोग से शब्दों के एक से अधिक अर्थ निकलने पर उसमें चमत्कार आ जाता है और अर्थ भी प्रभावोत्पादक बन जाता है। रीतिकाल के अधिकतर कवियों ने पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति अपनाई है। इसी कारण रीतिकालीन कवि सेनापति ने भी श्लेष वर्णन में विशेष रुचि दिखाई है। किसी भी श्लिष्ट छंद को पढ़ते समय हमें सर्वप्रथम यह जानना होता है कि कवि ने किन दो बातों का वर्णन किया है। इस बात को जाने बिना श्लिष्ट छंदों को पढ़ने में कुछ आनंद नहीं आता है। प्राय प्रत्येक श्लिष्ट छंद में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम उस छंद की कुंजी कह सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा उसके दोनों पक्षों का पता चलता है, यानी शब्द के जो दो अर्थ निकलते हैं उनका पता चलता है। इस दृष्टि से सेनापति जी के कवित्त रत्नाकर के कई श्लिष्ट छंदों को हम देखेंगे। सेनापति ने कवित्त रत्नाकर में अधिकांशतः श्लिष्ट अर्थ वाले कवित्त रचे हैं और जैसा कि इन्होंने सामान्यतः शब्दगत श्लेष का ही प्रयोग किया है, परंतु उसमें शब्दगत श्लेष के साथ साथ विभिन्न अर्थालंकारों का भी समावेश हो गया है, जिसमें अर्थालंकारों में उपमा मूलक अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि रीतिकालीन हिंदी कवियों के काम में जो चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति थी, वही प्रवृत्ति हमें कवि सेनापति में भी देखने को मिलती है और इसी प्रवृत्ति के कारण उन्हें श्लेष को जो है अपने काव्य का मुख्य विषय बनाया है और उनकी चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति की भावना चरम सीमा तक पहुंच गई है। यहाँ तक कि बहुत से रीतिकालीन कवियों को तो ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने अपने कवित्व में कोई चमत्कार प्रदर्शन नहीं किया है तो वह रचना उनकी अधूरी है, पूर्ण नहीं है। लेकिन कवि स्वयं ऐसी रचनाओं पर गर्व करता था जो चमत्कारपूर्ण हो। इसी गर्व से वशीभूत होकर स्वयं रीतिकालीन कवि सेनापति ने भी स्थान स्थान पर कहा है, सेनापति बैन मरजाद कविताई को जो हरि रवि अरुण तमी को बरनत है। सेनापति के वे सभी श्लेष अत्यधिक सरस है जिनमें उपमेय एवं उपमानों ने किसी न किसी प्रकार का सादृश्य या समता है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों की रमणीयता ही सादृश्य पर निर्भर करती है। जिन जिन स्थानों पर सेनापति ने इन सादृश्यमूलक अलंकारों का ध्यान रखा है, वहाँ शब्द श्लेष जैसे कृत्रिम अलंकार से भी
सरसता आ गई है। उदाहरण के लिए उनका यह कवित्व देखिए। तुकन सहित भले फल को धरत सुधे, दूरी को चलत जेह धीर जिए जारी के, लागत विविध पक्ष सोहत है गुण संग, श्रवण मिलत मूल कीर्ति उजारी के, कोई शीस धुने जाके उर में चुभत नीके, बेग विधि जात मन मोहे नर नारी के, सेनापति कवि के कवित्व बिल सती अति, मेरी जान बान है अचूक चापधारी के। अंतिम पंक्तियों में श्लेष का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, जिसमें उन्होंने कवित्व एवं बाण दोनों के पक्ष में तुक, फल, पक्ष, गुण आदि परस्पर साम्य नहीं रखते हैं, परंतु दोनों पक्षों के लक्ष्य एक स्थान पर होने से इनमें समानता दिखाई देती है। जैसे कि बाण प्रत्यंचा से छूटते ही शत्रु के हृदय को विद्ध कर देता है, उसी प्रकार से कोई सर्वगुण संपन्न कविता या कोई सरस कविता के पठन या श्रवण से पाठक का हृदय भी प्रभावित हो जाता है। उपर्युक्त कवित्व के अंतिम चरण की सरसता एवं स्वाभाविकता से हमें ज्ञात होता है कि इसमें कवि ने बाणों एवं कवित्व का वर्णन किया है और तब दोनों ही पक्षों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसमें प्रधानता उत्प्रेक्षा की है और श्लेष जो है वो अप्रधान रहता है, इसलिए सारे कवित्व में व्याप्त होते भी श्लेष के अंग श्लेष को हम अंगी और उत्प्रेक्षा को अंगी अलंकार मान सकते हैं। इसी प्रकार से सेनापति का एक अन्य कवित्व देखिए, जिसमें उन्होंने धरोहर और कवित्व दो पक्षों में इसका अर्थ स्पष्ट किया है। बानी सो सहित शुभ रन मोह रहे जहाँ, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, संख्या करी लीजिए अलंकार है अधिक यामें, राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को, सुन महाजन चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, लीजियो बचाई जो चुरावे नाही कोई सौंपी, वित्त किसी थाती में कवित्न की राज को। प्रयुक्त कवित्व में धरोहर और कवित्व का वर्णन है और जो शब्दों का वह वह उनको समझ लेने पर दोनों पक्षों का अर्थ स्पष्ट हो जाता है, जिसमें हम बानी, सुबरन, अर्थ, अलंकार, सरस, चरण, ब्याज आदि शब्दों को ले सकते हैं। इसी प्रकार सेनापति के अधिकांश कवित्व ऐसे हैं जिनकी कुंजी जो है वो अंतिम चरण में दिखाई देती है। यह उदाहरण देखिए। आँखियाँ सिरानी ताप छाती की दुभाती रोम, रोम सरसाती तन सरस परसते, तवेरे अधीन तुम बिन अति दीनहीन, नीरहीन जिमी काहे को तरसते, सेनापति जीवन आधार किरधार तुम, जहाँ को ढरत तहाँ टूटत अरसते, उने उने गरजी गरजी आए घनश्याम, वह के बरसाऊं एक बार तो बरसते। इस कवित्व के अंतिम चरण में प्रयुक्त घनश्याम शब्द से यह मालूम होता है कि कवि का उद्देश्य मेघ एवं श्री कृष्ण का वर्णन करना है। इस प्रकार आकाश पर छाए काले बादलों में गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शन कर हर्षित होती है। कहते हैं, संपे संग लीने सन मुख तेरे बरसाओ, आयो घन श्याम सखी मानो घन श्याम है। और इस प्रकार बादलों के बहाने श्री कृष्ण का वर्णन भी है। श्लेष को प्राय कई भागों में बांटा गया है। इसमें है सभंग पद श्लेष, अभंग पद श्लेष और सभंग और अभंग दोनों का ही एक साथ प्रयोग। तो सबसे पहले हम लेते हैं सभंग और अभंग श्लेष। प्राय कवित्व के अंतिम चरण में प्रयुक्त किसी शब्द विशेष के द्वारा ही दोनों पक्षों का ज्ञान होता है। जिन कवित्वों में शब्दों को तरोड़ मरोड़ कर दोनों अर्थों का ज्ञान होता है उन्हें सभंग श्लेष कहते हैं। इसके विपरीत जिन कवित्वों में समूचे शब्द से ही दोनों अर्थों का ज्ञान हो जाता है, अर्थात शब्दों को तोड़ना मरोड़ना नहीं पड़ता, उन्हें अभंग श्लेष कहते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सभंग पद श्लेष और अभंग पद श्लेष दोनों पृथक पृथक कवित्व में प्रयुक्त किए जाएं।
प्राय दोनों का एक साथ समावेश भी देखने को मिलता है। सभंग और अभंग श्लेष का सेनापति ने कई स्थानों पर प्रयोग किया है। उदाहरण के लिए ये पंक्तियां देखिए। गोरी नव रस राम करी है सरस सोहे, सुहे के परस कलियान सरस्वती है। सेनापति जाके बाके रूप उर्झत मन, बीना में मधुर नाद सुधा बरसती है। इसी प्रकार से अभंग श्लेष का उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि हिंदी साहित्य में कवियों ने श्लेष के संदर्भ में संस्कृत का सहारा अधिक लिया है और संस्कृत के कठिन शब्दों के प्रयोग के कारण श्लेष में भी जटिलता आ गई है और वो आसानी से हृदयग्राही नहीं हो पाए हैं। सेनापति यद्यपि संस्कृत के ज्ञाता थे, फिर भी उन्होंने अपने कवित्व में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया है। उन्होंने केवल संस्कृत के उन्हीं शब्दों का प्रयोग किया है जो कि लोक व्यवहार या जन भाषा में प्रचलित थे और जिन्हें समझने में कोई कठिनाई न आती हो। उदाहरण के लिए देखिए, आनंद मगन मृग देखी जाहि सिय रानी, सेनापति ताके हेम नगर को दान है। महाबली वीर वासुदेव को कुंवर कान, सो तो मेरे जान राजा राम के समान है। इसी प्रकार से सभंग श्लेष में भी छंद के विशिष्ट शब्द, जिसे कि हम छंद के कीवर्ड या कुंजी कहते हैं, को तोड़कर दोनों पक्षों का अर्थ ज्ञात होता है। यद्यपि इन्हें समझने में थोड़ी सी कठिनता आती है, परंतु कवि सेनापति ने इसमें सहृदयता का परिचय दिया है। यही करने की शब्दों में मामूली से परिवर्तन के द्वारा दोनों पक्षों का अर्थ ज्ञात हो जाता है। उदाहरण के लिए पंक्तियां देखिए। सदा नदी जाको आशा कर है विराजमान, नीको घन सार हूते है बरन तन को। सैन सुख राके सुधा दुनी जाके शेखर है, जाके गिरी की रहती जो मथन मदन को। जो है सब भूतन को अंतर निवासी रमे, धरे उर भोगी भेष भर धरत नगन को। जाने बिन कहे जानी सेनापति कहे मति, बहुधा उ माधव की भेद छोड़ी मन को। इसमें अंतिम चरण में प्रयुक्त उ माधव शब्द का अर्थ हमें टुकड़े करने पर ही ज्ञात होता है। उमा का धव अर्थात उमापति शिव। यदि उ माधव के उ को पृथक करके केवल उ और माधव कर लिया जाए तो इससे सहज ही विष्णु का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार सेनापति ने साधारण से शब्दों को लेकर सभंग श्लेष की सहायता से कई सरस कवित्वों की रचना की है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ श्रेष्ठ कवित्वों के विभिन्न पक्षों को जानने के लिए कोई विशेष प्रयास हमें नहीं करना पड़ता। सेनापति ने इन कवित्वों में इनके अर्थों को समझने के कुछ स्पष्ट संकेत भी दिए हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कवित्व की ये अंतिम पंक्तियाँ देखिए। सेनापति बेन मर जाद कविताई को जू, हरि रवि अरुण तमी को बरनत है। इस प्रकार कवित्व के अंतिम चरण में कवि ने विष्णु, अरुण, सूर्य और रात्रि का वर्णन किया है। सेनापति ने जहाँ दोनों पक्षों को स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, वहाँ उन्होंने इसमें सबका एकीकरण कर दिया है। कवि की दृष्टि प्राय प्रदर्शन की ओर रही है, इसलिए सेनापति ने परस्पर दो विरोधी बातों का वर्णन भी एक कवित्व में रखने का असाधारण कार्य किया है। क्योंकि भाषा पर उनका पूर्ण अधिकार था, इसीलिए वो शब्दों का उचित अवसर पर और सुंदरता से निर्वाह करते थे। परिणाम स्वरूप उनके कवित्व में सरसता भी बनी रहती थी। जैसे नाही नाही करे थोरो मांगे सब देन कहे, मंगन को देखी पट देत बार बार है। जिनको मिलत भली प्राप्ति को घटी होत, सदा सब जन मन भाई निर्धार है। अंतिम पंक्तियाँ है। दाता अरु सुम दो किने इकसार है। इस प्रकार सेनापति ने इस कवित्व में श्लेष का सरल प्रयोग किया है, जिससे दोनों पक्षों का जानने में कठिनता नहीं रहती। नाही नाही करे और नाही करे, सब जन मन भाई और सब जन्म न भाई। कन कन जोरे कनक न जोरे, दान पाठ परिवार है दान पाठ परिवार है। इस प्रकार शब्दों के मामूली परिवर्तन से दोनों पक्षों के अर्थ का ज्ञान हो जाता है।
इसके अतिरिक्त सेनापति के कवित्वों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही है कि उन्होंने दो परस्पर विभिन्न या विरोधी दिखने वाली ऋतुओं का भी एक साथ वर्णन किया है, जैसे कि ग्रीष्म और वर्षा ऋतु दोनों का वर्णन इस कवित्व में उन्होंने किया है। देखे शीति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, तिन तर वर सब ही को रूप हर्यो है। महाझर लागे ज्योति भादव की होती चले, जलद पवन तन सेक मानो पर्यो है। दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे सब, सीरी घन चाहा चाही बोही चित्त धर्यो है। देखो चतुराई सेनापति का बिकताई कीजू, ग्रीष्म विषम बरसा किसम कर्यो है। इस प्रकार ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का एक साथ वर्णन सेनापति के श्लेष सौंदर्य का ही परिणाम है। इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है, निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सेनापति का श्लेष वर्णन अत्यंत ही चमत्कारपूर्ण है। और कुछ आलोचकों का कहना है कि सेनापति ने श्लेष वर्णन के प्रयोग में केवल चमत्कार के लिए अपने मस्तिष्क की करामात ही दिखाई दी है, करामात ही नहीं दिखाई है, अपितु उन्होंने अपने भाव पक्ष का भी पर्याप्त ध्यान रखा है। यही कारण है कि उनके श्लेष सौंदर्य में विदग्धता के साथ साथ सहृदयता एवं भावात्मकता का भी अच्छा समावेश मिलता है। एक प्रकार से उन्होंने अपनी कवित्व शक्ति और भावानुभूति का उचित समन्वय करके ही श्लेष सौंदर्य का चित्रण किया है। यही कारण है कि रीतिकालीन काव्य में सेनापति का श्लेष सौंदर्य या श्लेष वर्णन जो है वो हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध माना जाता है। धन्यवाद।